मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि ठीक है। पूरा कैसे होता है। ओके। बाकी सर पेपर वन में मैंने पॉलिटी ज्योग्राफी और इनका थोड़ा सा मेरे को है आइडिया है इनका। ओके, तो पॉलिटी ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ा है आपने? सर पॉलिटी में सर मतलब कॉन्स्टिट्यूशन पूरा पढ़ा हुआ है। और ज्योग्राफी में भी फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी पढ़ी हुई है। ओके। बस वही है कि जब मैं जॉब में था तो मैं पूरा उनको रिवाइज नहीं कर पाता था बार बार। फोकस कर पा रहे थे, ओके। ठीक है। यस सर। ठीक है, तो ज्योग्राफी में आपने 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी है, लैंड फॉर्म वगैरह सब पढ़े हुए हैं, राइट? हाँ सर लैंडफॉर्म पढ़ा हुआ है, क्लाइमेट पढ़ा हुआ है, पूरा हाइड्रोस्फीयर पढ़ा हुआ है, बट वही है मैं रिवाइज नहीं कर पाता हूँ उनको। ओके, तो आपको समझ में आ गया वैसे एनसीईआरटी से डायरेक्ट लैंड फॉर्म वगैरह कैसे बनते हैं, क्या प्रोसेस है उनका, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सर एनसीईआरटी में जैसे एनसीईआरटी सर ज्योग्राफी में अगर मैं बात करूं तो एनसीईआरटी में सर लिथोस्फीयर जो अपना जो हमारा लिथोस्फीयर वाला पोर्शन है वो पूरा समझ आता है, बट जो क्लाइमेटोलॉजी वाला है वो थोड़ा सा उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आती है। ओके। और हाइड्रोस्फीयर भी समझ आ जाता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती उसमें। ठीक है। पर क्लाइमेटोलॉजी है एक प्रॉब्लम है, वो क्लाइमेटोलॉजी समझ नहीं आती है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको सब समझ में आएगा, डोंट वरी। ठीक है। अ, अभी आपके पास जो है रफली, पीयूष आपको आवाज आ रही है मेरी? प्लीज बताइए। हाँ जी सर, आ रही है आ रही है। वीडियो कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज, ताकि एक सबसे जो है बात हो पाए। जी। आपकी क्या स्टेटस है अभी के प्रिपरेशन का, ग्रेजुएशन का, सीपीएफ एग्जाम को लेके? सर जी सर, मेरा ग्रेजुएशन तो 2020 में कम्प्लीट हो गया था सर। और मास्टर्स 22 में कम्प्लीट हुआ था, अपना लगा कर रहा हूँ पहले जी। ओके, तो सीपीएफ का कौन सा अटेम्प्ट है आपका अभी? सर ये लास्ट अटेम्प्ट है सर। अच्छा, अरे ठीक है, तो थोड़ा सा मेहनत थोड़ा ज़्यादा करेंगे और कोशिश करेंगे हम एग्जाम निकले, राइट? ठीक है, तो अभी क्या क्या प्रिपेयर आपने कर लिया है अभी तक? सर यही पॉलिटी है सर, ये काफ़ी मेरी अच्छी है, मतलब अच्छी कर रखा हूँ यही। और एक वीक पॉइंट मेरा सर ज्योग्राफी ज़्यादा है। बल्कि हम्म मास्टर्स मैंने उसमें ज्योग्राफी में ही कर रखा है, उसके बाद ही मेरा वीक पॉइंट है सर। हम्म। और हिस्ट्री तो सर है ही है सर, जो पल्ले नहीं पड़ती है। ठीक है, और साइंस आपने, तो मेरा बहुत वीक है सर। ठीक है, पहले एग्जाम दिया है सीपीएफ का भी? जी सर, दिया था सर। कौन से वाला दिया है, 23 वाला, 22 वाला? ये वाला दिया था, ये वाला सर, अभी जो ये भी दिया था, कैसा? और एक एक के साथ दिया था, बाईस बाईस वाला नहीं दे पाया था मैं सर। ठीक है, कैटेगरी जनरल है आपकी? जी सर, जनरल। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, दो तीन चीजें हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे, जितने भी लोग इसको सुन रहे हैं, जो आगे भी इस वीडियो को देखेंगे, अभी आपके पास एग्जैक्टली नेट, अगर आज मैं बात करूं तो आज होगी आपकी 21st आज, राइट? 21 तारीख है। तो मैं मान के चलता हूँ नवंबर का महीना आपका गया, ठीक है। ऑब्वियसली 10 दिन, 8 9 10 दिन बचे हैं आपके। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 8 महीने का टाइम नेट है आपके पास। और 4 तारीख को आपका एग्जाम मेरे ख्याल से होने वाला है अगस्त में, ठीक है। तो इन 8 महीनों को आपको ना अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है। मैं ये मान के चल रहा हूँ, अगर आपने कुछ पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं मान के चल रहा हूँ बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे मेरे लिए, ठीक है। कुछ कुछ चीजें हैं जो गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी है, बहुत ज्यादा टारगेट नहीं है कि आपको कुछ कवर ही नहीं हो सकता। डेली बेसिस पे आई जस्ट वांट कि आप 4 से 5 घंटा पढ़ाई करो, दैट्स इट। 24 घंटे में से 4 5 घंटे पढ़ो, बाकी सारे 18 19 20 घंटे आपके हैं, ठीक है। बट ये सिंसियर जो है, सिंसियरिटी से जो है 5 घंटे आपको डेली बेसिस पे पढ़ने पड़ेंगे। ऐसा ना हो कि आज मोटिवेटेड हो आप, पूरे 6 7 घंटे पढ़ लिए, फिर 3 दिन तक पढ़ा ही नहीं, कुछ नहीं, वो चीज़ नहीं चलेगी। डेली बेसिस पे 5 घंटे, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा आपका, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपके ऊपर जो प्रेशर है स्टडीज का वो भी बढ़ेगा, ठीक है। मतलब जैसे अब अभी मैं शुरू करने को एकदम बोल दूं कि आपको 2 सब्जेक्ट में दे रहा हूँ, दोनों सब्जेक्ट जो है आपको देखने हैं, तो वो चीज़ थोड़ा सा हैवी हो जाएगा, राइट? तो इनिशियल उसमें मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट आपको दे रहा हूँ। ज्योग्राफी से हम शुरू करेंगे, ठीक है। ज्योग्राफी आपको आती है, बहुत बढ़िया बात है, रिवाइज हो जाएगा। नहीं आती है बिल्कुल जीरो से आप, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो लेक्चर्स हमने जो है हमारे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, रीजन बिंग सिलेबस उसका कांस्टेंट है। अब देखो, कोई ऐसे बहुत ज्यादा चेंजेस होते नहीं है, सारा स्टैटिक सिलेबस है आपका सारा, तो सारा का जो कोर्स है हमारा पूरा रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है। एक एक करके जो है मैं सभी लेक्चर्स आपको दूंगा। साथ में कोई भी आपका डाउट आता है तो वो आप कभी भी व्हाट्सएप पे आप हमें पूछ सकते हो, कोई इशू उसमें नहीं है, ठीक है। अनदर थिंग, जैसे जैसे कोर्स आपका बढ़ेगा तो धीरे धीरे जो है आपके सब्जेक्ट भी बढ़ते चले जाएंगे। जैसे इनिशियल उसमें आपको सिर्फ ज्योग्राफी पढ़नी है, थोड़े दिन बाद जो है आपका पहला टारगेट पूरा होने के बाद फिर हम छोटे 2 सब्जेक्ट को कंबाइन करेंगे। जैसे पॉलिटी के साथ में मैं आपको डिफेंस कराऊंगा। अब डिफेंस में क्या है, सिर्फ और सिर्फ हमारे आई थिंक 6 से 7 लेक्चर हैं, और हार्डली वो होंगे आपके 5 6 घंटे के हैं, ठीक है। तो उनको जो है आपको डेली बेसिस पे अगर आप आधा घंटा भी देखोगे तो 5 7 दिन में आपके जो है कंप्लीट हो जाएंगे। और लेक्चर्स आप बिलीव मी, इतने प्यारे हमने बनाए हैं। एनसीईआरटी का, मैं आपको दोनों को आइडिया है ना ज्योग्राफी के लैंडफॉर्म वाला चैप्टर का? आइडिया होगा, राइट? आपने यस एनसीईआरटी सर। बुक भी दोनों ने पढ़ी होगी, तो मैं आइडिया थोड़ा सा दिखा देता हूँ।
ताकि आपको ये पता चल जाए कि एग्जैक्टली जो है आपको क्या चीज मिलने वाली है। ठीक है, एक सेकंड। कंटेंट की क्वालिटी की जहाँ पे बात आती है, वहां पे हम बिल्कुल भी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। ठीक है, चाहे कोई भी वो हो। ठीक है, और भी क्वालिटीज में आपको दिखाता हूँ कई सारी चीजें जो जो आपको दिखा पाएंगे हम। ठीक है, तो यहाँ से आपकी सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कि कंटेंट आपको किस तरीके का देखने को मिलेगा। ठीक है, और क्या चीज स्टडी फंडा की ऐसी है जो यूनिक है, जो कोई और कोचिंग प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आप बताओ कौन से चैप्टर का पीडीएफ खोल के दिखाऊंगा आपको, बताइए। एटमॉस्फेयर बोलिए सर, एटमॉस्फेयर। एटमोसफेयर, ठीक है। ये आपका 8th चैप्टर है फिजिकल ज्योग्राफी का, जिसका नाम है एटमोसफेयर। ठीक है, जो भी चैप्टर आप शुरू करोगे इनिशियल, उसमें सबसे पहले जो है हमारा काम रहता है हर लेक्चर के अंदर, सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब सिलेबस डिस्कस करना जरूरी इसलिए है, जब भी आप कोई लेक्चर देखोगे तो आपको पता होना चाहिए कि वो लेक्चर देख को आपको एडवांटेज क्या होगा, मतलब क्या चीज आप उस लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 8 है आपका, लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें हम एटमॉस्फेयर की बात करेंगे। तो सबसे पहले एटमॉस्फेयर होता क्या है उसके बारे में बात की गई है। फिर आपका होता है कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, जो आपका एटमॉस्फेयर की लेयर्स वगैरह जो होती है ना, उनके बारे में इसमें आगे आएगा। फिर होता है आपका कॉम्पोजिशन, क्या क्या कॉम्पोजिशन है, जैसे आपकी नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, बाकी अदर गैसेज है, उसका क्या क्या स्ट्रक्चर है, बहुत छोटा चैप्टर है। फिर आपकी आती है लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, जो मैंने बताया स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, वो सब। उसके बाद जो सबसे यूनिक चीज है स्टडी फंडा के, वो है पीवाईक्यूज। इतनी रिसर्च हमने की है हर चैप्टर पे, हर टॉपिक के अंदर आपको। फॉर एग्जाम्पल आपने एटमॉस्फेयर की लेयर पढ़ी, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, जो भी आपकी लेयर्स हैं सारी की सारी, उस लेयर पे आज तक का जो भी क्वेश्चन आपका आया है वो सभी क्वेश्चन आपको इस लेक्चर में मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसा कंटेंट आपको किसी और कोचिंग कोई भी प्रोवाइड नहीं करता है। मैं ये मानता हूँ कि दूसरे कोचिंग वाले आपको ये टॉपिक तो करा देंगे लेकिन पीवाईक्यूज कोई नहीं कराएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसमें सबसे पहले एटमॉस्फेयर के बारे में बात की गई है कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। ठीक है, ऑक्सीजन की क्या वो होती है, कहाँ कहाँ पे कितना प्रोवाइड जो है आपको मिलेगी वो चीजें। यहाँ से आपके आती है एनसीईआरटी की टेबल, जो कि आपकी गैसेस के बारे में है। ठीक है, कौन सी गैस का क्या फॉर्मूला है, क्या परसेंटेज है आपका बाय वॉल्यूम। ठीक है, फिर आपके आती है गैसेस के बारे में डेफिनेशन। अब देखोगे आप एनसीईआरटी में इतनी डिटेल में चीजें नहीं दी हुई है, अगर आप ढूंढने जाओगे तो नाइट्रोजन को इतने अच्छे से वहां पे एक्सप्लेन नहीं किया गया है। ठीक है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल वगैरह, ये एक्सप्लेन बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है। राइट, उसके बाद आता है आपका अर्थ का एटमॉस्फेयर। बुक के अंदर जो है ये सिंपल सा डायग्राम दिया हुआ है, ये वाला जो राइट हैंड साइड में है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है, ये डायग्राम हमने बनाया है। ठीक है, मतलब हमने इसके अंदर डाला और एक्सप्लेन किया आपको। ठीक है, इसमें सभी चीजें आपको देखने से ही पहली बात तो क्लियर हो जाएंगी कहाँ पे क्या है। ठीक है, उसके बाद एक एक चीज बताइए, जैसे आपका ट्रोपोस्फेयर में है टेम्परेचर डिक्रीज होता है, फिर थोड़ा सा स्टेगनेट रहता है, फिर टेम्परेचर बढ़ जाता है, फिर मिजोस्फेयर में सबसे लोएस्ट टेम्परेचर जाता है। एक क्वेश्चन इसी में पूछा हुआ है यूपीएससी ने कि भाई सबसे ज्यादा ठंडी लेयर कौन सी है, मतलब सबसे ज्यादा टेम्परेचर ड्रॉप कौन सी लेयर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो होता है मिजोस्फेयर में आपका। राइट, उसके बाद जो है आपका इसी में फिर एक ट्रिक हमने डाली है कि आप याद कैसे रखोगे। ट्रस्ट मी इन द एग्जाम, टीआर से होता है आपका ट्रोपोस्फेयर, एसटी से होता है आपका स्ट्रेटोस्फेयर, मी से होता है मिजोस्फेयर, टीएच से होता है थर्मोस्फेयर, ईएक्स से होता है एक्सोस्फेयर। राइट, ये आपकी ट्रिक होगी। ये फिर एक एक करके हमने इन लेयर्स को एक्सप्लेन किया है सारा का सारा। ठीक है, जैसे ट्रोपोस्फेयर के अंदर जो है आपकी, आपको अगर पता हो तो ट्रोपोस्फेयर में जो है इक्वेटर पे उसकी जो वो होती है, जो लेंथ होती है वो 18 किलोमीटर होती है, और जो पोल्स पे होती है वो 8 किलोमीटर होती है। विदाउट दिस डायग्राम जो है ये एक फैक्ट है बेसिकली, तो आप उसको कैसे समझोगे। तो उसमें डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट, और ये डायग्राम एनसीईआरटी में नहीं दिया गया। एनसीईआरटी में सीधा लिखा है पोल्स के ऊपर आपको जो है ट्रोपोस्फेयर की जो लेंथ है वो आपको 8 किलोमीटर दिखाई देगी, और इक्वेटर पे जो है वो 18 किलोमीटर दिखाई देगी। तो समझ में नहीं आती वो चीज, लेकिन डायग्राम जब हमने डाला तो इसके बाद जो है डाउट क्लियर हो गया। राइट, फिर हमने बात की स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में, क्या क्या टेम्परेचर रहता है, क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे कौन कौन से फिनोमिना देखने को मिलेंगे, कौन कौन सी लेयर्स के अंदर आपको क्या क्या चीजें यूनिक देखने को मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद मिजोस्फेयर है, इट इज कंसिडर्ड द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। ये आ गया आपका मीटियोरॉइड जो है वो कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ये सब चीजें। फिर हमने इसमें आयोनोस्फेयर के बारे में बात की, फिर हमने इसमें थर्मोस्फेयर के बारे में बात की, फिर हमने इसमें एक्सोस्फेयर और मैग्नेटोस्फेयर के बारे में बात की। राइट, उसके बाद जो सबसे यूनिक चीज जैसे मैंने आपको बताया था, हमने एमसीक्यूज के बारे में बात की। ठीक है, सीआईएसएफ एसी 2022 एग्जाम में डायरेक्टली इस टॉपिक के ऊपर आपका एक एमसीक्यू आया। एनडीए 1 2022 के अंदर एक क्वेश्चन आया यहाँ पे। एनडीए 2 2021 के अंदर जो है अनदर क्वेश्चन इसमें आया। सीडीएस के अंदर एक क्वेश्चन यहाँ पे डाला गया है। सीडीएस का फिर अगेन यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अगेन फिर एनडीए का एक क्वेश्चन है यहाँ पे, सीडीएस का फिर से एक क्वेश्चन है, फिर से सीडीएस का एक क्वेश्चन है। इधर आपका आप देखोगे यहाँ पे सीडीएस के दो क्वेश्चन और हैं, फिर यहाँ पे एनडीए का क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे सीडीएस का अगेन क्वेश्चन है, सीआईएसएफ का भी दोबारा से क्वेश्चन है, सीएपीएफ का भी जो है क्वेश्चन है। देखिए अब यहाँ पे आप देखोगे कि सर कोर्स तो हम सीएपीएफ का कर रहे हैं, बट आपने क्वेश्चन तो दूसरे एग्जाम के डाले। बिलीव मी, इन सभी एग्जाम्स का सीएपीएफ, सीडीएस, एनडीए, सीआईएसएफ,
इन सभी एग्जाम का लेवल बिल्कुल सेम रहता है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जो सीएपीएफ में भी आए हैं और आपके सीआईएसएफ के अंदर भी आए हैं, आपके एनडीए के अंदर भी आए हैं। तो ये टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, अलग अलग एग्जाम के क्वेश्चन जो है आपको टॉपिक वाइज देखने को मिलेंगे, ठीक है। इससे नेक्स्ट पे सीडीएस का क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट एनडीए के सीडीएस के क्वेश्चन यहाँ पे हैं। अगेन फिर आप देखोगे सीआईएसएफ एसी एलडीसी का क्वेश्चन है और सेम जो है एनडीए का क्वेश्चन है। अगेन फिर एक क्वेश्चन और एनडीए का यहाँ पे है। आप देखोगे कितने क्वेश्चन हमने इसमें डिस्कस किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 क्वेश्चन जो है आपके छोटे से टॉपिक पे जो है हमने डिस्कस किए। आप खुद सोचो इन क्वेश्चंस को ढूंढने में कितना हमें टाइम लगा होगा। अब देखो 2022 जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ था सीआईएसएफ का लास्ट, उससे लेके 2009 तक के क्वेश्चन या इससे पहले के भी क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो इससे एडवांटेज आपका क्या होगा, ये टॉपिक पढ़ने के बाद जब आप इन सभी क्वेश्चंस को सोल्व करोगे ना, तो आपका एक माइंड खुलेगा कि यार किस तरीके का क्वेश्चन यूपीएससी बना सकता है। आप खुद सोचो, आप 20 क्वेश्चन एक टॉपिक पे जब आप सोल्व कर लेते हो तो आपको एक रफ आइडिया रह जाता है कि किस तरीके का क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। और सिमिलर क्वेश्चन ही आपके आने वाले एग्जाम्स में आएंगे, आने वाले एग्जाम में, राइट, जो आगे आपके फ्यूचर में आएंगे। तो ये टॉपिक जो है पूरा आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। सेम टॉपिक हमने सब के सब जो भी लेक्चर्स हमारे हैं इसी पैटर्न के ऊपर जो हमने डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। लैंडफॉर्म का मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें एक चीज यूनिक और आपको देखने को मिलेगी हमारे लेक्चर्स के अंदर। आपने सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी होंगी, लेकिन अगर आप देखोगे हमारे कोर्स के अंदर एनसीईआरटी के अलावा जो है हमने इसमें रेफरेंस बुक्स का भी यूज किया है, ठीक है। जैसे कि आपका जीसी लियोंग की बुक है, ये लैंडफॉर्म का हमारा चैप्टर है। सबसे पहले अगेन हम किस लैंडफॉर्म के बारे में बात करेंगे, इरोजनल लैंडफॉर्म क्या होता है, डिपोजिशनल क्या होता है, फिर लैंडफॉर्म मेड बाय रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर, विंड्स और वेव एंड करंट, ठीक है। फिर आपका आता है पीवाईक्यूज, अगेन सेम एग्जाम्स के। उसके बाद आप देखोगे बहुत ही मतलब बहुत प्यारे लेक्चर आपको देखने को मिलेंगे, कलरफुल वीडियोस के अंदर भी हमने इसके अंदर डाला है। जब आप देखोगे तो आपको एग्जैक्टली आपको पता चलेगा कि क्या क्वालिटी हम इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है लैंडफॉर्म मेड बाय द रनिंग वाटर, इसकी जो थ्योरी है वो हमने इसमें डिस्कस की है। ये वाला डायग्राम आपका जो है जीसी लियोंग का है, तो हमने इसको भी एक्सप्लेन किया है। मतलब कोर्स बनाने के टाइम पे जब हम ये कोर्स बना रहे थे तो हमने ये चीजें देखी कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो एनसीईआरटी के अंदर अच्छे से कवर नहीं है, तो उनको हमने जीसी लियोंग से उठा के भी डाला है। क्योंकि हमारा पर्पज ये था कि बच्चा जो भी कोर्स कर रहा है ना, उसका कोर्स फुल प्रूफ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि क्वेश्चन इधर उधर से आ जाए तो बच्चा उसमें थोड़ा सा अटक जाए। अब यहाँ पे आप देखोगे ट्रैक्शन लोड के ऊपर जो है एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था 2000, आई थिंक सीएपीएफ की बात है, 2021 पता नहीं 22 के अंदर ये क्वेश्चन आपका आया था, ठीक है। वो मैं आपको दिखाऊंगा कौन सा क्वेश्चन था। उसके बाद ये आपकी कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं रिवर की, ये मेच्योर स्टेज है, उससे ऊपर वाली जो है आपकी यंग थी, ये लास्ट में ओल्ड स्टेज है। फिर हमने इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म के बारे में बात की है। बुक में अगर आप देखोगे एनसीईआरटी के अंदर इतने सुंदर डायग्राम आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जनरल डायग्राम्स से दे रखे हैं, डिटेल में जो है एक्सप्लेन नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे सारे डायग्राम्स विद लेटेस्ट जो है इंपॉर्टेंट इमेजेस विद फैक्ट, ये सब के सब जो है हमने इसके अंदर डाले हैं विद कंसेप्ट, ठीक है। और इनको अच्छे से तरीके से जो है एक्सप्लेन भी हमने किया है, ठीक है। यहाँ पे जैसे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हैं, इनकी वीडियोस भी आपको मिलेंगी, जैसे फॉर एग्जांपल वीडियो में दिखाऊंगा आपको। इसके बाद एक यूनिक चीज और हमने जो की है वो ये है कि हर चैप्टर के अंदर आपके एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चन है ना, वो भी हमने इसके अंदर साथ के साथ कवर किया। मतलब ज्योग्राफी जो आपने 11th क्लास के एनसीईआरटी पढ़ी है, वो सेम क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब देखो इसके अंदर जैसे पिछले टॉपिक में एटमॉस्फेयर में 20 में से आपको एक या दो क्वेश्चन सिर्फ सीपीएफ का दिखा था, क्योंकि वहां से नहीं आया अभी ऑफ कोर्स, राइट। इसमें देखते हैं कितने क्वेश्चन सीपीएफ के आपके। पहला क्वेश्चन है सीपीएफ 2015 का है, फिर सीडीएस का क्वेश्चन है, फिर अगेन सीपीएफ का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। ये नेक्स्ट आपका 2021 सीपीएफ का क्वेश्चन है दोस्तों। इससे नेक्स्ट एनडीए का क्वेश्चन है, अगेन यहाँ पे फिर एनडीए का है, फिर एनडीए का है। तो ये जो है समवेयर अराउंड 7-8 क्वेश्चन, 3 4 5 6 7 7 क्वेश्चन जो है आपके सिर्फ इस छोटे से टॉपिक पे जो लैंडफॉर्म मेड बाय रिवर है ना, इससे आपके आए हैं। इसको हमने एक्सप्लेन किया, मतलब साथ के साथ आपके एमसीक्यू कवर किए। फिर हमने बात की लैंडफॉर्म मेड बाय द ग्राउंड वाटर, राइट। ये आपका ग्राउंड वाटर का जो लैंडफॉर्म है वो इधर से आपका देखने को आपको मिलेगा। फिर इसके इरोजनल और डिपोजिशन लैंडफॉर्म के बारे में हमने बात की सारे के सारे। अगेन जो है ये वाला जो डायग्राम है, ये एक्सप्लेनेशन जो है ये जीसी लियोंग की है। आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है जैसे पोलजे वगैरह है, ये बहुत ज्यादा डिटेल में एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, हमने जीसी लियोंग से इस टॉपिक को कवर किया है, राइट। उसके बाद आपका जो है फिर ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म आ गया आपके, कौन कौन से होते हैं, स्टेलेक्साइट, स्टेलेग्माइट, पिलर वगैरह ये सब, ठीक है। और ये वाला जो डायग्राम है ये भी आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, बट इसके ऊपर क्वेश्चन आपका आया है, वो मैं दिखाऊंगा आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगेन 2015 सीपीएफ का क्वेश्चन है, सीडीएस का क्वेश्चन यहाँ पे आपका आ गया, सीपीएफ 2020 का यहाँ पे क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे अगेन सीपीएफ 2018 क्वेश्चन है। ये वाला जो क्वेश्चन है मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ एनसीईआरटी से आप इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते हो, बट जो हमने लेक्चर में कवर किया है ये सारे टॉपिक्स आपका जो है कवर्ड है, राइट।
फिर आपका जो है 2000 सीडीएस 2016 2014 सीडीएस का क्वेश्चन है, फिर आपका ग्लेशियर। इसी तरीके से पूरा का पूरा जो है चैप्टर हमने इसको कवर किया है। अब इसमें जो है आप बोलोगे सर ठीक है ये तो चलो समझ में आ गया, एक और यूनिक चीज मैं आपको दिखाता हूँ जो आपको बहुत अच्छी लगेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ग्लेशियर लैंडफॉर्म पढ़ रहे हैं, राइट। ग्लेशियर लैंडफॉर्म के अंदर हमने क्या किया है, जस्ट अ सेकेंड, टॉपिक को और ज्यादा इजियर बनाने के लिए हमने इसमें क्या किया ना, 5 पार्ट में डिवाइड किया है। किसको, जो आपका लैंडफॉर्म है। पहले वाले में सिर्फ ग्राउंड वाटर के बारे में बात की है, सॉरी रनिंग वाटर के बारे में, फिर आपका ग्राउंड वाटर, तीसरे में ग्लेशियर के बारे में, ऐसे ऐसे करके सब टॉपिक इसके हमने बनाए हैं। अब ये लेक्चर आप देखो ताकि आपको एक रफ आइडिया हो कि क्या आपको मिलने वाला है। अभी तक हम जो है 2 लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ चुके हैं, पहले आपका रनिंग वाटर, दूसरा आपका ग्राउंड वाटर या फिर कास्ट टोपोग्राफी। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे हम लैंडफॉर्म मेड बाय द ग्लेशियर्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे क्वेश्चन आपके ग्लेशियर से आपको देखने को मिलेंगे और काफी बार जो है बच्चे बहुत बेसिक से क्वेश्चन जो है ग्लेशियर के बारे में जो है करके आते हैं। तो मेनली आपको सबसे पहली जो चीज पूरे वीडियो में ध्यान रखनी है वो है आपके इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। आवाज आ रही है सबको उसके बारे में? इवन आपको इरोजनल और डिपोजिशन लैंडफॉर्म का भी याद ना रहे, फॉर एग्जांपल इनके नाम एटलीस्ट याद रखना कि कोई भी नाम जो इस वीडियो में आप देखोगे वो सभी जो है ग्लेशियर के रिगार्डिंग है। तो क्वेश्चन आपका आएगा, पूछेंगे मान लो आपसे फॉर एग्जांपल प्योर जो है ये किसके रिगार्डिंग आपका है, उसके बाद आपसे इसमें पूछ लेंगे फॉर एग्जांपल आउटवॉश प्लेन आपसे पूछ लेंगे, ठीक है, यू शेप वैली पूछ लेंगे। तो इस सब के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सब जो है ग्लेशियर से मिलते जुलते हैं और ग्लेशियर लैंडफॉर्म का जो है पार्ट है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक एनिमेशन आपको दिखाना चाहूंगा ताकि पूरी वीडियो में आपको सभी चीजें क्लियर हो जाए और मुझे नहीं लगता कि वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी डाउट बचेगा। लेट्स प्ले दिस एनिमेशन फर्स्ट। Today I'm glacier hunting here in the Lake District in England. Although it's hard to imagine, we once had glaciers here in the UK. Going back 18,000 years to the last ice age, these mountains were buried in ice and were perfect glacier-forming territory. And it was these glaciers that radically transformed the ये स्पीड मैंने बढ़ा रखी है, वैसे 1.0 पे आप देख सकते हैं, 1.5 है अभी। landscape into what we see today. It was high up in the mountains where the glacier was born, in a corrie, or coombe, as they're known in Wales. These corries were formed when snow collected year on year in hollows on the mountainside, gradually forming incredibly strong, tightly packed ice. Once there was enough ice, it started to move because the ice at the bottom or sole of the glacier melts under intense pressure from the weight of the ice above, allowing the ice to move in what's known as rotational slip. It's a bit like your bottom sliding down the back of a car seat. Freeze-thaw weathering takes place above the glacier as ice thaws and then refreezes inside cracks or fissures in the rock. Each time water freezes, it expands, widening the crack a small amount. Eventually, the rock will burst apart. Stone fragments called scree fall onto the glacier. These rocks join other debris picked up by the ice at the sole of the glacier. As the glacier moves, abrasion kicks in as these stones scrape along the rock floor. And you can see how these stones scour the surface of the land, like supercharged sandpaper, deepening and smoothing it. Over time, by melting and refreezing around a large rock, the ice simply lifts it away in a form of erosion known as plucking, to create the steep back walls and the armchair-shaped hollow of the corrie. Once the glacier moved beyond the corrie, it carved its way through the valley. V-shaped valleys were turned into U-shaped valleys, or glaciers, in the trough. बढ़ाऊंगा तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा और लगी हुई है, एक फोक करेगी तो मान लो आपके हाथों में सर्प हो गया, ये थे यहाँ पे आपके जो है, या बाकी ये वाला जो है उठे हुए रीजन आपके इस तरीके से हम मेटल होम की ये डाल देते हैं थोड़ा सा। ये 2020 से जो है रेजिस्टेंस जो चीज होती है उसको हम, जो लो लाइन एरिया होता है उसको हम फोल्ड करते हैं, ठीक है, क्योंकि आप पढ़ लेना डिफिनेशन आप। नेक्स्ट आपका मेटल होम। मेटल होम जो है ये आपका हाईएस्ट पीक है एल्प्स के, जो कि मेटल होम है, और ये दूसरी जो है हिमालय की एवरेज है, ठीक है। ये इसी तरीके से जो है रेडिएटिंग सर का जो है परफेक्ट एग्जांपल है। लेट्स प्ले दिस वीडियो एनिमेशन फॉर यू गाइस। मेटल होम की ये 2020 में जो है रहा था न्यूज़ के अंदर, इसलिए मुझे लगा एनिमेशन एक डाल देते हैं, थोड़ा सा मोटिवेशन आपको मिलेगा। और फ्योर्ड के बारे में, ठीक है, एक सेकंड। ये वो जो है कन्वर्ट हो गया आपका यू शेप वैलीज के अंदर। ऐसा होता है कि मान लो ये आप ऐसे कि ये डिप्रेशन है जो वैली पैरा होता है, ठीक है, अपने को मिलेगा कोस्टल एक पोजीशनल लैंडफॉर्म। ये आपके कुछ लैंडफॉर्म्स का डिपोजिशन। अब देखो आप यहाँ पे रिट्रीटिंग ग्लेशियर है, इसका मतलब क्या है कि ये जो है आपके ऑलरेडी सरफेस आपको देखने को स्कर्स, रमलिंग, आउटवॉश प्लेन्स, कैटल एंड केम्स, ये सब देखने को मिलेगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप नाम से जानते हैं, ठीक है, छोटे रॉक के डेब्रिस होते हैं जो बीच में इकट्ठा हो जाते हैं, टिका रहे हैं आप कुछ होता है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में आप देख सकते हो क्लियरली एक बड़ा सा पत्थर जो है रास्ते में है, पीछे से जो है बोल्डर, छोटे छोटे बोल्डर जो है आपके आ रहे हैं और इस पत्थर से जो है टकरा रहे हैं। अब कुछ जो है इस पत्थर से टकरा के यहीं पे रुक जाएंगे। उसके बाद छोटे छोटे जो इसमें जो आपके ग्रेवल्स होंगे, सिल्ट वगैरह होंगी, वो इसके ऊपर जमती चली जाएंगी। जैसे जैसे जमती चली जाएंगी साइडों वाले जो पत्थर होंगे वो आगे निकल जाएंगे, ठीक है, और जैसे जैसे इसके ऊपर डिपॉजिट होता चला जाएगा ये इस तरीके का फॉर्मेशन निकले लेगा, ठीक है। आपको एक माउंट की तरह दिखाई देगा लिटरली जब सारे पत्थर जो है आगे से चले जाएंगे। मतलब ये जो पत्थर के साथ में वाइट देख रहे हो ये आपका आइस है। जब अल्टीमेटली जो रेजिड्यू बचेगा वो कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम ड्रमलिन के नाम से जानते हैं। आपने देखा ड्रमलिन किस तरीके से फॉर्मेशन होता है। तो ये आपका बेसिकली वो बेस है,
और ये आपका जो है ये ऊपर से इस तरीके से आपको, ठीक है। तो इसमें हमने ड्रमलिन को बहुत अच्छे तरीके से वीडियो के थ्रू भी एक्सप्लेन किया और यहाँ पे बताया भी कि ड्रमलिन ड्रमलिन होता क्या है। क्या आप बताओगे कौन से लैंडफॉर्म से रिलेटेड है? ग्राउंड वाटर, आपका रनिंग वाटर, ग्लेशियर, या फिर आपका विंड? बताइए। सूरज बताइए। ग्लेशियर से है, ग्लेशियर। ग्लेशियर से है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये हमने टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से जो है इसके अंदर एक्सप्लेन किया, राइट। अब आपका जो क्वेश्चन आपका आएगा वो देखो इस तरीके से आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ड्रमलिन इज करेक्ट? It is a streamlined hill mounted in a glacial drift on the hill till plains. It is a city located in the central Europe. It is a river. It is a narrow road in Tibet. बताइए क्या आंसर आएगा इसका? सूरज, क्या आंसर आएगा ABCD में से? सर ए होगा ना? ए हाँ। ऑप्शन होगा। ये जो इधर से मैंने जो आपका स्क्रीनशॉट डाला है ये आपका उस वीडियो के अंदर से ही है, कोई ये नहीं बोल सकता कि नहीं सर आपने तो कुछ भी रैंडमली डाल दी, ठीक है। अब मैं आपको बैक टू एक चीज पे लेके चलता हूँ, पहले पेज पे 110 क्वेश्चन का यहाँ पे मैथ के मैं क्वेश्चन निकाल रहा हूँ क्योंकि उसका प्रूफ डालना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है, राइट। 110 क्वेश्चन बनते हैं उसके अलावा आपके, उसमें से 77 क्वेश्चन डायरेक्टली हमारे कोर्स के अंदर से आए थे दोस्तों आपके, ठीक है। बच्चे बोलते हैं बहुत मुश्किल पेपर था, ऐसा नहीं है। अगर आप कोर्स को ढंग से करोगे तो उसके अंदर से क्वेश्चन आपके आए हैं। ज्योग्राफी के 20 में से 19 क्वेश्चन डायरेक्ट टू डायरेक्ट जो है आपके देखने को मिले हैं हमारे कोर्स से, वो आए हैं, ठीक है। प्रूफ के तौर पे मैं दिखा देता हूँ। ये वाला जो सा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, ये आपके लेक्चर के अंदर से है। ये वाला क्वेश्चन मैंने खुद, ये देखो सारे सारे लेक्चर के अंदर से ही है, आप देख लेना बेशक इसको। ये पोर्ट के अंदर से आपका है, ये वाला अभी मैंने आपको दिखाया जस्ट, एजिंग पॉपुलेशन का मेरे कोर्स के अंदर से सारे के सारे क्वेश्चन, एक भी ऐसा नहीं। ये देखिए, ये आपका है ना, ये वाला क्वेश्चन भी जो है आपको एक्सप्लेन वीडियो के अंदर एक्सप्लेन हमने किया है, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन डायरेक्टली जो है स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट आपको जो है कोर्स के अंदर से देखने को मिलेंगे। तो ये तो था आपको ये बताना कि भाई कोर्स के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, ठीक है। अब इसको कवर कैसे करना है, कितना सिंसियरिटी से इसको फॉलो करना है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो सब्जेक्ट हम लेके चलेंगे वो लेके चलेंगे ज्योग्राफी, ठीक है। 4 एनसीईआरटीज आपकी हैं। इसका स्टडी मटेरियल जो है आपका डिस्पैच हम कर देंगे 27-28 तारीख के आसपास, और आप तक जो है 3-4 तारीख के आसपास तक जो है पहुंच जाएगा सबके पास, राइट। उसके बाद जो है सबसे पहला काम आपका है लेक्चर देखने हैं आपको। लेक्चर जो है अलग अलग पार्ट्स के अंदर है आपके, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप एक दिन में 3 लेक्चर देखते हो, 4 लेक्चर देखते हो, एक लेक्चर देखते हो, एक भी नहीं देखते हो, क्योंकि मैं हर बच्चे को जाके ट्रैक नहीं कर सकता कि आप कितना पढ़ रहे हो, राइट। वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डेली बेसिस पे 2 लेक्चर 3 लेक्चर आपको देखने हैं, जितना आपकी कैपेसिटी हो। सिर्फ देख के ये नहीं कि आपने देख लिया बस हो गया काम, नहीं। उसको अच्छे से पढ़ो, चीजों को अंडरस्टैंड करो। कोई चीज समझ में नहीं आती है, प्लीज आस्क मी, व्हाट्सएप नंबर है आपके पास, तुरंत मैसेज डालो कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, मैं आपको तुरंत समझाऊंगा, ठीक है। उसके अलावा जो है आपको लेक्चर देखने हैं, एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी है, नोट्स आपको कोई नहीं बनाने। रीजन बीइंग, जो नोट्स आप बनाओगे उससे बेहतरीन 10 गुना बढ़िया नोट्स मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं। उसके नोट्स की जो कॉपी जो है वो आपके पास जो है पहुंच जाएगी 4-5 तारीख तक। तो आपको नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। बहुत बच्चे देखे हैं मैंने, कोर्स अलग अलग कोचिंग का कोर्स भी ज्वाइन करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली नोट्स की वो क्वालिटी नहीं मिल पाती, खुद से लगे रहते हैं, बहुत टाइम वेस्ट होता है। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम सेव करना है, ठीक है। नोट्स आपको किसी सब्जेक्ट के नहीं बनाने, सबके नोट जो है आपके घर पे डिलीवर होंगे, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर नहीं पता, जिस नंबर से आपको ये लिंक मिला होगा वो व्हाट्सएप का नंबर ही है, 87439050, ठीक है। ये नंबर है हमारा व्हाट्सएप का, ठीक है ना, लिख दिया मैंने, ठीक है। तो आज रात को जो है आपके ज्योग्राफी के सारे लेक्चर्स इसमें डल जाएंगे, तो आपको एक एक करके वो देखना है। टारगेट मैं दे रहा हूँ आपको, 30 दिन का टारगेट आप लेके चलो। 30 थोड़ा सा कम करते हैं क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है, अपने लोगों ने पहले पढ़ा भी हुआ है। 21 नवंबर आज हुई है, ठीक है। आज मैं आपको लेक्चर्स दे रहा हूँ, ये आपको खत्म करने हैं 15 दिसंबर तक। हो जाएंगे? 25-26 दिन का टाइम है, बताइए सूरज, हो जाएंगे ना? यस सर। क्योंकि लेक्चर बहुत बड़े नहीं, आप देखोगे ना 20-20 30-30 मिनट के लेक्चर है यार, एक बार बैठ के कम से कम 2 घंटा तो पढ़ ही सकते हो आप, राइट। अरे सर, मेरा एक क्वेश्चन था ये कि जो हमारी ज्योग्राफीज हैं उसके अंदर हमारे पास ह्यूमन ज्योग्राफी और बाकी इकोनॉमिक वाली ज्योग्राफी भी है, तो वो कितनी इंपॉर्टेंट रहती है यूपीएससी के पास? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, बहुत ज्यादा, छोड़नी नहीं है। तो सर अभी हमें मतलब ज्योग्राफी एनसीईआरटी पे फोकस करना चाहिए या फिर जो अभी आप नोट्स प्रोवाइड करोगे सिर्फ उसी पे स्टिक रहना चाहिए? सबसे पहला काम वीडियो लेक्चर देखना है, दूसरा काम आपका पीपीटीज रिवाइज करनी है, तीसरा काम एनसीईआरटी खुद पढ़नी है, नोट्स नहीं बनाने हैं, चौथा काम अगर टाइम मिलता है दोबारा से पीपीटी को देखो, ठीक है।
लास्ट में जो नोट्स है ना उनको डोंट यूज देम राइट नाउ, वो सिर्फ लास्ट के लिए मैं आपको भेज रहा हूँ कि आपको एग्जाम टाइम पे जो है दोबारा से लेक्चर ना देखने पड़े तो। ठीक है ना, अपने लेक्चर देखो, पीपीटी रिवाइज करो, एनसीईआरटी बुक पढ़ो। आपको देख के सच बता रहा हूँ जेनुअनली, आपको विश्वास नहीं होगा, बुक पढ़ने के बाद आपको लगेगा यार बुक में तो कुछ दिया ही नहीं हुआ, सर ने कितना चीजें कवर करी, आपने देख भी लिया होगा। इतना डिटेल में कोई कोचिंग नहीं पढ़ाता, मैं गारंटी दे सकता हूँ अपने मटेरियल के ऊपर। ठीक है, आपने देख भी लिया, प्रूफ वाली पीडीएफ वालों मैं शेयर कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है ना, तो ये करना है। कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो प्लीज, एनी क्वेश्चन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम, बताइए। सर एक्चुअली मेरे को पेपर वन में तो एक्चुअली मैंने लास्ट टाइम भी आपका बैच लिया था, बट मेरी मैं सीरियस नहीं थी बिकॉज मेरे कॉलेज चल रहा था। ओके। तो अभी मैंने जो ये 8 मंथ है मेरे पास, वो मैं अच्छे से सीरियसली पढ़ना चाहती हूँ क्योंकि मेरा लास्ट टाइम। ओके। लेकिन सर मेरे को पेपर 2 में ना बहुत दिक्कत होती पेपर है टू, अगर मेरे दिमाग समझ गया मैं। अभी मैं खुलने आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, पेपर टू की आप में से किसी को आवश्यकता नहीं है टेंशन लेने की। ठीक है, करंटली जो है मैं इतना सिर्फ एक चीज चाहता हूँ आपसे, विदाउट एनी सेकंड क्वेश्चन, जैसे जैसे आपको बोला जाए वैसे वैसे फॉलो करो। नवंबर का महीना है, 10 दिन है, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, ठीक है, और मार्च है। मेरा टारगेट ये है कि 8 महीने वाले बच्चों का मार्च तक जो है सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए। 15 मार्च तक जो है मैं चाहता हूँ कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो। पेपर टू की जो क्लासेस हैं वो आपकी फरवरी में शुरू करवाऊंगा मैं। अभी पेपर टू की कोई बात हम नहीं करेंगे, सीधा जाके फरवरी में उसको डिटेल में करेंगे। हाँ एक चीज है, जब पेपर टू करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, डेली बेसिस पे जो है आपकी क्लासेस हुआ करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से उसको करना है। अभी करंटली दिमाग में से सिर्फ निकाल दो सब कुछ, पेपर टू वगैरह, इंटरव्यू वगैरह जो भी आपके दिमाग में जाए, सिर्फ और सिर्फ जो टास्क मैं आपको असाइन कर रहा हूँ उसको कंप्लीट करो प्लीज। ये सबसे पहला वो है, ठीक है। पेपर टू में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप, मैं अगेन मैं कह रहा हूँ, आप कोर्स के लिए मेरे लिए जीरो हो। मैं मानता हूँ आपने कुछ नहीं पढ़ा है, उस बच्चे को पढ़ाता हूँ मैं सीधा, ठीक है, समझ रहे हो। पेपर टू का आपका हो जाएगा, बट करंटली हम उसमें जो है कोई डिस्कशन उस पर आई डोंट थिंक सो कि फ्रूटफुल है। सर कॉलेज स्टूडेंट के लिए टाइम मैनेजमेंट बताया सर, हमें रेगुलर क्लास लेने जाना होता है। रात को टाइम ही टाइम है भाई, कॉलेज कौन सा सारी रात लगता है आपका, 9 बजे से 5 बजे तक का कॉलेज होगा, करो कॉलेज, कौन मना कर रहा है। जब भी टाइम लगे दिन में 1 घंटा निकालो पढ़ लो, रात को 2-3 घंटे पढ़ लो, क्या दिक्कत है। देखो एक्सक्यूज बना के भागोगे तो कभी एग्जाम क्लियर नहीं होगा, ठीक है। आपका टाइम है, आपको खुद मैनेज करना है और ये आना चाहिए आपको, ठीक है। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है ना कि सर मेरे पास टाइम नहीं मिलता, जो जॉब है ये वो, ठीक है आप जॉब कर लो, फिर तैयारी क्यों कर रहे हो, नहीं होगा ऐसे क्लियर। अगर एग्जाम क्लियर करना है डेली बेसिस पे 4-5 घंटे पढ़ना पड़ेगा आपको, तभी एग्जाम क्लियर होगा, ठीक है। सिंसियरिटी लानी पड़ेगी लाइफ में, ठीक है। कुछ चीजें हैं जो टाइम वेस्टिंग होती है उसको छोड़ दो, सिंपल है, इजंट इट। इतना तो कर ही सकते हैं राइट, इतना बड़ा जब ड्रीम आपने देखा है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना उसके लिए, ठीक है ना। तो ये है, और बताइए कोई स्पेसिफिक डाउट है तो। सर एक चीज और थी, जैसे मतलब हम कोई नया सब्जेक्ट उठाते हैं और जो प्रीवियस सब्जेक्ट होता है उसकी रिवीजन के लिए कोई तरीका, मतलब कैसे कवर कर सकते हैं उसको? रिवीजन आपको साथ के साथ करनी है, 6 दिन पढ़ो, 7वें दिन रिवीजन करो जो भी आपने पढ़ा है, ठीक है। बेस्ट टाइम है, 6 दिन पढ़ो, 7वें दिन रिवीजन करो, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपका सब्जेक्ट हो जाए, नेक्स्ट सब्जेक्ट अगर जब आपका आता है तो पिछला थोड़ा बहुत रिवाइज करते रहो धीरे धीरे साथ के साथ। चीजें पहली बार में मैं ये मानता हूँ कि आपको समझ में आनी चाहिए, अगर समझ में आ गई तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे, आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछो ज्योग्राफी का, मैंने चीजें समझी हुई है, मुझे रटने की जरूरत ही नहीं है। कंसेप्ट आप पूछ लो, मैं बता दूंगा आपको, जो फैक्चुअल चीजें शायद मुझे भी याद नहीं होंगी। अब आप कहोगे बताओ सर सबसे इसकी जुपिटर की डेंसिटी बताओ क्या होती है, तो मुझे याद नहीं है। मुझे ये पता है अर्थ की जो है वो मुझे पता है सबसे ज्यादा होती है, जुपिटर की मुझे याद नहीं, और एग्जाम में आने लायक है भी नहीं, राइट। कंसेप्ट पूछेंगे। आजकल ज्योग्राफी में भी क्वेश्चंस, मतलब यूपीएससी जो क्वेश्चन करता है वो फैक्चुअल बेसिस पे क्वेश्चन ज्यादा भाई करता है कुछ ज्योग्राफी। भी कर रहे, सारे क्वेश्चन तेरे कोर्स में मिल जाएंगे। अगर कोर्स अच्छे से कर लिया आपने, बुक पढ़ ली अच्छे से, नोट्स आपने रिवाइज करके चले गए। अब देखो ना, मैं सारा आपको मैं भेजूंगा आपके ग्रुप के अंदर, ये पीडीएफ में भेजूंगा। आप देखो जो क्वेश्चन आपका आया है सेम टू सेम, ऐसा नहीं कि रैंडमली मैंने कुछ भी डाल दिया उसमें, नहीं। एक दो क्वेश्चन में थोड़ा बहुत एक दो स्टेटमेंट इधर उधर हुई होगी, बट जो स्टेटमेंट मैंने कराई है वही एग्जाम में आई है। अगर वो आपने की है तो आप इजिली जो है उसको एलिमिनेट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इतना तो यार, अब इतने तो भगवान हम भी नहीं है कि यूपीएससी में 20 क्वेश्चन आए तो 20 के 20 ही में दे दूंगा, ऐसा नहीं है। मतलब आप खुद सोचो राइट, थोड़ा सा पेपर, अब इस पेपर को भी बच्चे मुश्किल बता रहे तो उसमें 77 क्वेश्चन हमारे हैं 110 में से। मैथ का तो मैं जिक्र ही नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। करंट अफेयर के आई थिंक 18 क्वेश्चन के आसपास आए थे, 13-14 क्वेश्चन थे हमारे, सिंपल है। उससे ज्यादा चाहिए भी नहीं, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन वो यूपीएससी ऐसे देगा ही, वही किसी से सोल्व ही नहीं होंगे, ठीक है ना। तो ये आज रात को आपके लेक्चर डल जाएंगे सारे के सारे, कल से शुरू करो, आज चिल करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सिंसियरिटी ज्यादा नहीं, 2-3 घंटे जो है पढ़ो। स्टार्टिंग में 2 घंटे 3 घंटे पढ़ लिए ना, 3 घंटे में खुद सोचो,
मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, एक सेकेंड। ये देखो आप, पहला लेक्चर है 32 मिनट का, ठीक है। दूसरा लेक्चर है 38 मिनट और 34 मिनट, और ये 43 मिनट, ठीक है। समवेयर अराउंड 40 और 35, 75, 75 और 40, 115, 120 मिनट, यानी 2 घंटे। 2.5 घंटे के लेक्चर हुए दोनों, मतलब 4 लेक्चर आपके 2.5 घंटे के हो गए। तो 2.5 घंटे क्या नहीं पढ़ सकते आप, इजिली पढ़ सकते हो। 2.5 घंटा वैसे मान लो, 1.5 घंटा और एडिशनल लगा लो, तो एक दिन में हो गया आपके, ठीक है। तीसरे लेक्चर पे आ जाओ आप। तीसरे लेक्चर में आप देखोगे 30, 30 और 30, 90 मिनट ये हुए, 15 और 45, 60 मिनट ये हुए। दो लेक्चर, ये लेक्चर नंबर 3 और 4 आपका नेक्स्ट डे हो जाएगा, ठीक है। पढ़ना पड़ेगा, मैं वही कह रहा हूँ। ज्यादा नहीं, डेली का 3 घंटे आप निकालो, 3-4 घंटे, तो इजिली आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। ज्यादा बड़ा कोर्स नहीं है, 35 आवर्स का कोर्स है ज्योग्राफी का, सारे टोटल जितने भी लेक्चर है ना, सारे मिला के। तो डेली के अगर आप 3 घंटे पढ़ते हो तो 12 दिन का कोर्स हुआ वैसे तो, बट फिर भी मैं आपको 25 दिन दे रहा हूँ, तो उसको अच्छे से कवर करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हो जाएगा। और कोई डाउट है तो बताइए, फिर वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। डाउट आपका कभी भी है, कोई भी है, किसी भी टॉपिक पे है, व्हाट्सएप पे तुरंत अपना डाउट भेजिए, आपका डाउट तुरंत सोल्व हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आपको वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अच्छा, आप में से कैसे, आप कोई ऐसा है जो हमें पहले नहीं जानता था, डायरेक्ट जो है आपको पता चला स्टडी फंडा के बारे में? आपको कैसे पता चला था सूरज? सर जब मैं प्रिपरेशन सीएपीएफ की स्टार्ट कर रहा था तो मेरे को एज सच कोई मतलब स्पेसिफिकली कोर्स नहीं मिला था सीएपीएफ का। मैंने अन अकेडमी भी ज्वाइन किया था, तो उसके अंदर सीडीएस और सीएपीएफ और ए मिक्स करते हैं। एफकेट वाला था। हाँ, ये मिक्स करते हैं, बट अब उनके पास सीएपीएफ का कोई भी ऐसा लेक्चर नहीं है। हम्म। तो मैंने यूट्यूब सर्च किया, तो यूट्यूब पे मेरे को सबसे पहले आपका ही कोर्स दिखा था, तो फिर मैंने उसको देखा, तो उसके अंदर आपने एसेस और इन सब के बारे में बता रखा था। फिर उसके बाद मैंने आपकी ज्योग्राफीज की वो इंडियन मैपिंग वाली मैंने वीडियोस सारी देखी थी। हम्म। जब मेरा सीडीएस का पेपर था उससे पहले मैंने करके देखा था। ठीक है, तो ये आपकी मैप बुक भी दिखा देता हूँ सबसे पहले, आप जिसको मैं दिखा रहा हूँ पूरी उसमें, ठीक है। ये आपके मैप बुक बन गई है, ठीक है। 134 पेजेस के समवेयर अराउंड है ये। एक सेकेंड, ये आपकी वही जब तक आपका पैकेज डिलीवर होगा उसके अंदर ही आपकी आ जाएगी, ठीक है। एक सेकेंड, ये देखिए, इसमें है आपके टोटल आई थिंक 121 वो है अलग अलग इमेजेस, ठीक है। रिवीजन के लिए मैं बताऊं, आज तक ऐसी बुक किसी कोचिंग ने नहीं बनाई, गारंटी, आई कैन गारंटी ऑन दिस थिंग, ठीक है। ये देखिए, सोचो जब आपके हाथ में कलरफुल प्रिंट होके आएगी तो कैसा लगेगा, देख रहे हो? बहुत प्यारी है, मतलब 1 साल लगाया मैंने इसको बनाने में, पूरा 1 साल से भी ज्यादा का टाइम इसमें लगाया। ये देखिए, सर इसको लेने के बाद ऑक्सफोर्ड वाली लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना नहीं तो? जरूरत पड़ेगी, कोई ऑक्सफोर्ड की लेने की जरूरत नहीं भाई, मैं तो खुद मना कर रहा हूँ, जरूरत ही नहीं है। आपके कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है, आपको मिलेगी ये, कोई ऑक्सफोर्ड की आवश्यकता नहीं है। जो चीज हमने दी ऑक्सफोर्ड कभी दे ही नहीं सकता उसकी, ठीक है। हर टॉपिक पे ऊपर सभी रिवर, नदी नाले पहाड़ सब कुछ मिल जाएगा आपको उसमें, ठीक है। ये देखिए, ये सेशन अभी बंद होने वाला है, ठीक है, ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक मैं एक बार दिखा देता हूँ जल्दी से आपको। कोई क्वेश्चन है तो लास्ट 30 सेकेंड है, आप पूछ सकते हो। सर हमारा लास्ट जो नेक्स्ट सेशन होगा वो 15 दिसंबर को ही वर्ड है। 15 दिसंबर को होगा, बीच में आप बोलोगे तो कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर देना एक बार बस कि सर कुछ भी अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, बीच में भी कर लेंगे। मतलब अगर हम तीनों को कलेक्टिवली कोई डाउट आता है तो हम फिर तीन लेक्चर मतलब स्टार्ट अभी जैसे। अभी आप लोग 3 हो, धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। अभी तो कोर्स शुरू हुआ है ना, हो जाएंगे इसमें, बच्चे आएंगे, डोंट वरी, ठीक है। ये है, कैसे लगी देखने में, बढ़िया है? यस सर। सर बढ़िया है सर, लेकिन वही लग रहा है आपने सर टाइम थोड़ा ज़्यादा दे दिया ज्योग्राफी के लिए सर, थोड़ा कम करके सही रहता सर। क्या चीज?